क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स मॉड्यूल 1 हम लोग आज का पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे एसिड का डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, डाइल्यूशन, जनरल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। आइए हम देखते हैं पहले ये एसिड टर्म कहाँ से आया। एसिड टर्म जो है ये एक लैटिन वर्ड एसिडस से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है सोर। सोर मतलब खट्टा। असल में जितने भी सब्सटेंस जो नेचुरली पाए जाते हैं जो खट्टा होते हैं उसमें एसिड होता है। जैसे कि विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, ऑरेंज एंड लेमन में होता है साइट्रिक एसिड, टेमरिंड यानी कि इमली में होता है टार्टेरिक एसिड, एंट स्टिंग में होता है फॉर्मिक एसिड, एप्पल में होता है मैलिक एसिड, टोमेटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड। डिफिनीशन क्या है? तो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको अगर आप वाटर में डाल दें, डिजॉल्व कर दें, तो वो H+ आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो इसका डिफिनीशन हुआ इट इज ए सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस H+ आयंस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। अब ये जो H+ आयन का फॉर्मेशन होता है वो तुरंत ही वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो H+ आयन अकेले नहीं रह सकता, वो तुरंत आता है वाटर से रिएक्ट कर जाता है और हाइड्रोनियम आयन H3O+ का फॉर्मेशन करता है। तो वाटर में H+ आयन जो है वो नहीं रहता, H3O+ आयन ही पाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसका बनने के लिए H+ आयन का पहले बनना जरूरी है, जो कि एसिड मॉलिक्यूल के डिसोसिएशन के वजह से ही बनता है। अब क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड? अब एसिड का मेन काम क्या है? H+ आयन प्रोड्यूस करना। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो ज्यादा H+ आयन प्रोड्यूस कर दे, और वीक एसिड वो होता है जो कम H+ आयन प्रोड्यूस करे। ठीक है, स्ट्रेंथ जो है एसिड की वो ये है कि वो कितना H+ आयन प्रोड्यूस करता है। जो ज्यादा करता है वो स्ट्रॉन्ग, जो कम करता है वो वीक। तो स्ट्रॉन्ग का ये डिफिनीशन पहले समझते हैं। Those acids which undergoes complete dissociation to produce hydrogen ions when dissolved in water are called strong acid। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जिनका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है पानी के अंदर और वो ज्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। राइट, अब अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो ज्यादा हाइड्रोजन आयन क्यों प्रोड्यूस होगा? इसका मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि 10 मॉलिक्यूल हम लोग ने डाला हुआ है एसिड का, और 10 के 10 कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा? 10 के 10 मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन हो गया। अगर 10 के 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे तो सारे के सारे मॉलिक्यूल में से H+ आयन का प्रोडक्शन होगा। तो H+ आयन का प्रोडक्शन अपने फुल एफिशिएंसी से हुआ। लेकिन अगर पार्शियल डिसोसिएशन हो, जैसे कि वीक एसिड के केस में इसका पार्शियल डिसोसिएशन होता है। पार्शियल डिसोसिएशन हुआ मतलब अगर 10 आप डाले हैं मॉलिक्यूल तो उसमें से 4 का हुआ, 5 का हुआ, 6 का हुआ, यानी कि कुछ का हुआ कुछ का नहीं हुआ, पार्शियल डिसोसिएशन हुआ। तो अगर कुछ ही मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन होगा तो कुछ ही H+ आयंस का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन आयंस का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं वीक एसिड। ठीक, अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, वो ज्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करता है, और वीक एसिड का कम डिसोसिएशन होता है, पार्शियल डिसोसिएशन होता है, इसलिए वो कम H+ आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि हम लोग 2 कंटेनर ले लिए, एक कंटेनर में, दोनों कंटेनर में हम 1-1 लीटर पानी ले लिए। ठीक, पहले कंटेनर में मान लीजिए हमने डाला 5 ग्राम एसिड, और दूसरे कंटेनर में हमने मान लीजिए डाला 10 ग्राम एसिड। अगर पहले में 5 डाल रहे हैं और दूसरे में 10 डाल रहे हैं तो इसका स्ट्रेंथ में अंतर होगा कि नहीं होगा? है ना। अब पहले में 5 ग्राम डाले हैं तो यहाँ पर जो आपका क्वांटिटी एसिड का है वो कम है, और इसमें 10 ग्राम डाले हैं तो इसमें आपका एसिड का जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एसिड का क्वांटिटी ज्यादा है, प्रोपोर्शन ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड, और जिसमें एसिड का प्रोपोर्शन कम होता है उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। क्लियर? तो ये है ही इसका सिंपल सा फंडा है कि कितना एसिड और वाटर का जो प्रोपोर्शन है उसके बेसिस पे इसको हम कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड बोलते हैं। ठीक, अब कंसंट्रेटेड में क्या होता है? लार्जर प्रोपोर्शन में एसिड आपका होता है।
डाइल्यूट में आपका स्मॉलर क्वांटिटी में, स्मॉलर प्रोपोर्शन में आपका एसिड होता है। ठीक, अब मान लीजिए आपने लैब में कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बना करके रखे हैं और आपको रिक्वायरमेंट अब डाइल्यूट सोल्यूशन का है, तो नया सोल्यूशन नहीं बना करके कंसंट्रेटेड से ही आप डाइल्यूट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि या तो कंसंट्रेटेड में से एसिड निकाल लें, तो वो तो पॉसिबल है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, उसमें वाटर और ऐड करना पड़ेगा। तो उसमें वाटर ऐड करने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड। कंसंट्रेटेड से डाइल्यूटेड एसिड बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड। इसमें क्या करते हैं, वाटर का जो क्वांटिटी है उसमें बढ़ा देते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए तरीका ये है कि वाटर में हम एसिड को डालें, एसिड में वाटर को ना डालें। क्यों ऐसा करते हैं या ये समझ लेते हैं। मान लीजिए, पहले समझते हैं गलत वाला प्रोसेस। मान लीजिए कि एसिड में हमने वाटर को डाला, ठीक, इस कंटेनर में हमने एसिड लिया है और दूसरे कंटेनर में वाटर लिया है और हमको इतना वाटर मिलाना है डाइल्यूट करने के लिए। तो ये जो वाटर है इसको हम इस एसिड में जब डालना शुरू करेंगे तो क्या होगा, वाटर और एसिड का रिएक्शन होगा। जिस पॉइंट पे वाटर आके एसिड से मिक्स हो रहा है, ये सारे के सारे एसिड जो है वाटर के ऊपर अटैक कर देंगे, क्योंकि इनको H3O+ आयन बनाना है। अब ये प्रोसेस जो होता है, ये रिएक्शन जो होता है, बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, तो जितना वाटर आया सबके साथ सारे एसिड यहाँ पे रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसकी वजह से ये पर्टिकुलर प्लेस में बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं लोकल हीटिंग। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर प्लेस में जो लोकल हीटिंग हो जा रही है उसके वजह से यहाँ पे जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और वो स्प्लैश आउट हो जाएगा। राइट, वो क्या होगा, स्प्लैश आउट होगा, यानी कि उसके छींटे निकलने लगेंगे बाहर। जब उसके छींटे बाहर निकलेंगे तो मान लीजिए हाथ पे पड़ गया, चेहरे पे पड़ गया, कपड़े पे पड़ गया, ये सब नुकसान हो सकता है। दूसरा, ये जो लोकल हीटिंग हो रही है, अचानक बहुत तेज गर्मी बढ़ने की वजह से अगर कंटेनर ग्लास का है तो वो फूट सकता है, एक्सीडेंट कॉज हो सकता है। इस वजह से कभी भी वाटर को हम एसिड में नहीं मिलाते हैं। ठीक है, कभी भी हम लोग वाटर को एसिड में नहीं मिलाते हैं। तो क्या करेंगे, वाटर में एसिड मिलाएंगे। ठीक है, कभी भी हम लोग एसिड में वाटर नहीं मिलाते हैं, वाटर में एसिड को मिलाएंगे। अब वाटर को एसिड में मिलाने से क्या ये स्प्लैश आउट नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्यों, ये समझते हैं। अब देखिए, अगर एसिड को हम वाटर में डालेंगे तो भी तो एक्सोथर्मिक ही रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि एसिड बहुत कम क्वांटिटी में आ रहा है और वाटर यहाँ पर हमारा ज्यादा क्वांटिटी में है। इसके वजह से जो एसिड से जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो ये सारा का सारा वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब करेगा। उसकी वजह से एक पर्टिकुलर जगह में ज्यादा लोकल हीटिंग होने की चांसेस नहीं रहेगी। और तो और जो वाटर है वो चिलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, आप लोग सभी जानते होंगे, इवेपोरेट होकर के वो चिलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो जैसे ही एसिड आया, हीट प्रोड्यूस हुआ, इवेपोरेशन प्रोसेस शुरू हो गया, जो हीट प्रोड्यूस हुआ वो ये वाटर जो है मैनेज कर लेता है। इसके वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग को बहुत ध्यान से एसिड को वाटर में मिक्स करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में एसिड गिराना चाहिए और उसको स्टायरिंग करते रहना चाहिए। स्टायरिंग करने से क्या होता है, हीट ट्रांसफर इफेक्टिवली होता रहता है और आपका लोकल हीटिंग का चांसेस कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आइए अब जनरल प्रॉपर्टीज समझते हैं एसिड्स के। तो एसिड्स के जो जनरल प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता भी है कि इसका टेस्ट कैसा होता है, सोर टेस्ट होता है, खट्टा होता है। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। इसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, ABR। ABR मतलब एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, ये एकदम याद कर लेना, ABR याद है यानी कि आप भूलेंगे नहीं, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। और दूसरा है आपका BRB, बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, तो ये दो फार्मूला अगर आपको याद है तो आपसे गलती नहीं होगा। नहीं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, एसिड रेड को ब्लू करता है कि ब्लू को रेड करता है। तो आप ये सीक्वेंस याद कर लीजिए, ABR BRB। ठीक है, B और B के बीच में R है, A और B सीक्वेंस में है, फिर R है। इस तरीके से थोड़ा सा सीक्वेंस बैठा लेते हैं तो कभी नहीं बोलता है, लाइफ टाइम के लिए आपका हो जाएगा। ठीक, अब ये जो एसिड है, एसिड को जैसे ही हम लोग पानी में डालते हैं वो एसिडिक करेक्टर शो करना शुरू करता है। ये इसका थर्ड प्रॉपर्टी है। अगर वाटर ना हो तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। ये एसिडिक प्रॉपर्टीज तभी शो करता है जब ये वाटर के प्रेजेंस में कांटेक्ट में आता है। जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है,
हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में कोई भी एसिडिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है। वो तभी एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करता है जब वो मॉइस्चर या वाटर के कंटेक्ट में आता है। जैसे ही वो मॉइस्चर या वाटर के कंटेक्ट में आता है, वो क्या करता है, H+ आयन प्रोड्यूस करता है। वो H+ आयन वाटर से रिएक्ट करके H3O+ बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, और तब ये क्या करता है, अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करना शुरू करता है। ये जो एसिडिक प्रॉपर्टी है किसी भी सॉलिड की, वो H+ आयन के वजह से ही है। अगर H+ आयन ना हो तो वो एसिडिक प्रॉपर्टीज अपना शो नहीं करेगा। ठीक, अब जब एसिड को हम अगर वाटर में मिला देते हैं तो वो आयंस में ब्रेक हो गया। इसीलिए जो एक्वस सोल्यूशन होता है एसिड का, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि आयंस जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आइए अब समझते हैं रिएक्शन, जो एसिड का जो रिएक्शंस होते हैं वो समझते हैं। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे हर एक स्लाइड में कि जो रिएक्शंस हैं एसिड के, उसी से रिएक्शन होते हैं जिसमें मेटल हो। और अगर मेटल है तो एसिड का अगर उससे रिएक्शन हुआ तो जरूर सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट तो पक्का बनेगा ही, और उसके साथ भले कुछ बन जाए। ठीक, तो मेटल प्लस एसिड हमेशा आपका सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, और एसिड वो सारे चीज से रिएक्ट करता है जिसमें मेटल प्रेजेंट है। राइट, तो इसमें क्या होता है, मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। आइए समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए हर जगह आपका हाइड्रोजन गैस है ना। तो हाइड्रोजन गैस तो आपको लिख ही देना है, सिंपल सा बात है मेटल और एसिड के रिएक्शन में। अब सॉल्ट कौन सी लिखनी है, ये मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। अगर आप याद रखेंगे इस मेथड को तो कभी आपसे गलती नहीं होगी। इसमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। इसमें क्या करना है, जो मेटल है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया सोडियम, बन गया सोडियम क्लोराइड। आयरन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, बन गया फेरस क्लोराइड। मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, बन गया मैग्नीशियम सल्फेट। एल्यूमिनियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट। क्लियर। तो ये फंडा अगर आप याद रखेंगे तो कभी गलती आपसे नहीं होगा। वैलेंसी के हिसाब से आप ये फार्मूला लिख लीजिए, और ये बस याद रखिए कि जो मेटल है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। आपको हर जगह यही चीज देखने को मिलेगा कि मेटल जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, है ना। यहाँ पे क्योंकि मेटल के साथ कुछ नहीं है, इसलिए ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, अब हम लोग बात यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की बात की है। नाइट्रिक एसिड एक स्पेशल केस है। नाइट्रिक एसिड क्या करता है, केवल दो ही मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, वो है मैग्नीशियम और मैग्नीज। इनके अलावा वो किसी और मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। मैग्नीशियम और मैग्नीज से वो रिएक्ट करता है तो बनाता है मैग्नीशियम नाइट्रेट और मैग्नीज नाइट्रेट। ठीक, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है। तो ये याद रखने वाली बात है, नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन केवल मैग्नीशियम और मैग्नीज से होगा तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं होगा। आइए अब समझते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी पढ़े हैं। इसमें क्या होता है कि एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या होगा, एसिड और बेस रिएक्ट होगा, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। राइट, अब देखिए ये हमारा है बेस और ये है हमारा एसिड। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, HCl एसिड है। सोडियम क्या है, मेटल है। मैंने आपको बताया था कि मेटल से ही रिएक्शन करता है एसिड। यहाँ वहां पे मेटल है तो पक्का रिएक्शन करेगा। अब ये सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को उसके जगह से हटा देगा, ये हमेशा याद रखिए। दूसरे में पोटेशियम है, पोटेशियम हाइड्रोजन को हटा देगा। तीसरी रिएक्शन में कॉपर है, कॉपर मेटल है, वो हाइड्रोजन को उसके जगह से हटा देगा। सॉल्ट क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ठीक, तो ये आपका सॉल्ट हो गया, साथ में आप वाटर लिख दीजिए H2O। इसको ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन को तो डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन ये हाइड्रोजन फिर सोडियम के जगह पे चला गया, यानी कि सोडियम और हाइड्रोजन अपना जो प्लेस है उसको स्विच कर रहे हैं, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। राइट, तो ये हो गया HOH यानी कि H2O। इसी तरीके से हर जगह पर हो रहा है और हर जगह हमारा वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको ये कोई भी रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है। ये आपको ट्रिक अगर पता है, ये टेक्निक मालूम है, यहाँ सोडियम जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, तो आप सॉल्ट का नाम इजिली रख ले, ये जान जाएंगे कि कौन सा सॉल्ट बन रहा है।
और साथ में ही आपको उसके साथ क्या बनाना है, वाटर बनाना है। ठीक, तो आपसे गलती होने की चांसेस बहुत कम है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। यहाँ पर भी आपका मेटल आ गया। अब जो मेटल ऑक्साइड का जो केस है, जो मेटल ऑक्साइड है वो भी क्या करता है, एसिड से रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट और वाटर। अभी हम लोग पढ़े बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, और मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड भी क्या कर रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मेटल ऑक्साइड भी बेस की तरह एक्ट करता है, राइट। तो मेटल ऑक्साइड क्योंकि बेस की तरह एक्ट करता है इसलिए हम बोलते हैं इसको बेसिक ऑक्साइड्स। तो सारे मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा, इसीलिए बेसिक ऑक्साइड और एसिड का रिएक्शन को भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए इसको भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, अब देखिए सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट। कैल्शियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक, तो सीधा बात है, इसमें जो मेटल है उसको पहचानिए और हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दीजिए, आपका सॉल्ट बन गया और साथ में आपको वाटर इसमें वो कर देना है। तो यहाँ पे आपको कोई भी इक्वेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तरीका आपको पता होना चाहिए। अब ये जो लास्ट जो प्रॉपर्टी है इसका है रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब ये जो हमारा एसिड है वो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट वाटर और कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या क्या बनाता है, सॉल्ट वाटर और कार्बन डाई ऑक्साइड। आप लोगों को पता ही होगा कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लाइम वाटर से पास कर दें तो मिल्की हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है, उसका HCl से अगर रिएक्शन होगा तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, ठीक, प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो बनाएगा सोडियम सल्फेट, ये देखिए बन गया सोडियम सल्फेट प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसमें कैल्शियम जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, बनेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ सोडियम है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तो बनाएगा सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे सोडियम है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तो बनाएगा सोडियम सल्फेट, राइट। तो ये डिस्प्लेस कर करके ये सारे सॉल्ट्स बन जाते हैं और साथ में आपका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसी रिएक्शन की मदद से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम इसमें से जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लाइम वाटर के साथ पास कर दें तो मिल्की हो जाता है। तो इसका हम यूज करते हैं ये चेक करने के लिए कि किसी भी सब्सटेंस में एसिड है कि नहीं है। यूजेज ऑफ एसिड, एसिड के क्या यूजेज होते हैं आइए वो समझ लेते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड में आपका साइट्रिक एसिड है, वो प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है और फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज होता है। एस्कॉर्बिक एसिड जिसको हम विटामिन सी भी कहते हैं, ये मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज होता है, बोन मैरो ट्रीटमेंट में और स्कर्वी में। एसिटिक एसिड है, ये आपका पिकल्स में यूज होता है, अचार वचार बनाने में यूज होता है। टार्टेरिक एसिड है, इसका यूज हम लोग करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बेकिंग सोडा होता है उसके साथ मिक्स करके। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को टार्टरिक एसिड के साथ मिक्स कर देंगे तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। इनऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम लोग बाथरूम क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं और पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। नाइट्रिक एसिड का यूज जो होता है अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज होता है और इसका यूज एक्सप्लोसिव बनाने के लिए भी होता है जैसे कि TNT और डायनामाइट। सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग घर में जो बैटरीज यूज करते हैं, स्टोरेज बैटरीज, उसमें डाला जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड का यूज फर्टिलाइजर, पेंट और डिटर्जेंट का भी प्रोडक्शन करने के लिए होता है। फास्फोरिक एसिड का भी यूज फर्टिलाइजर और डिटर्जेंट का प्रोडक्शन के लिए होता है। होपफुली आपको सारा ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।